बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसा कि हमने एंटीवायरल ड्रग का जो है ना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी क्लासिफिकेशन यानी उसकी मेन क्लासिफिकेशन भी हमने देखी थी, और उसके बाद वन बाय वन क्लासेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसका मैकेनिज्म और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग, यानी जो हेपेटाइटिस काज कर रही होती है उसके अगेंस्ट जो हम ड्रग इस्तेमाल करेंगे वो वाली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमें जो है ना हेपेटाइटिस के हवाले से पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस हम जनरली यही बोल रहे होते हैं इन्फ्लामेशन टू हेपेटिक सेल्स, यानी लीवर के सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या लीवर के सेल की किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ प्रोड्यूस हो रही है हम उसको जो है ना हेपेटाइटिस का नाम दे रहे होते हैं। तो हेपेटाइटिस बेसिकली जो है ना हमने मतलब इसकी डिस्कवरी के हवाले से अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई है। तो इसके अंदर जो डी एंड ई है इसके बारे में अब अभी तक जो है ना अंडर रिसर्च है, यानी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानकारी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम बेसिकली पहली वाली जो है ना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट ड्रग होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हेपेटाइटिस की टाइप्स हमने देखी ए, बी, सी और डी, ई है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी ये कौन सी वायरस होती है। तो हेपेटाइटिस बी जिस वायरस वायरस बी की हेपेटाइटिस वायरस बी की वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है, जो कि डीएनए वायरस है। इसके अंदर क्या होती है जीनोमिक, अगर जीनोम के हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो यानी ये डीएनए वायरस की वजह से प्रोड्यूस होती है। और बिल्कुल जो है ना जिस तरह ये रेट्रो वायरस होती है ना, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ होस्ट सेल, यानी ये क्या करता है कि ये वाली वायरस होस्ट के सेल के साथ इंटीग्रेट करके उसके क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट करके आगे जो है ना रेप्लिकेशन वगैरह, आगे उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसीजर कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये परमानेंट इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है हेपेटाइटिस सी की बात कर रहे हैं, तो ये आरएनए वायरस है। पहला हमने डीएनए वायरस पढ़ा है, तो ये है आरएनए वायरस। तो इसमें क्या है कि ये इट इज नॉट इंटीग्रेटेड इन क्रोमोसोमल डीएनए, यानी ये जो है ना क्रोमोसोमल, क्योंकि पहले केस के अंदर हमने देखा कि वो होस्ट सेल के जो डीएनए है उसके साथ इंटीग्रेट करके उसकी रेप्लिकेशन वगैरह उसका ट्रांसक्रिप्शन या वो सारा के सारा प्रोसीजर कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेट नहीं कर रहा था और नॉट एस्टेब्लिश नॉन क्योरेबल इन्फेक्शन बट काज द हेपेटाइटिस, यानी इसमें क्या होता है कि ये जो है ना उसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहा, यानी एप्लीकेशन वगैरह वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे नहीं होता और नॉन क्योरेबल होता है इन्फेक्शन एंड काज द हेपेटाइटिस। तो अल्टीमेटली जो है ना किसी न किसी तरीके से जो हेपेटोसाइट्स हैं यानी लीवर के जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, जिसको हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। तो उसके बाद ये यानी रिबाविरिन इंटरफेरोन अल्फा आर नॉन सेलेक्टिव, यानी ये वो दोनों ड्रग्स हैं जो नॉन सेलेक्टिवली हम अगर इस्तेमाल करें तो हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए इफेक्टिव है, यानी इस दोनों केसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें, यानी कॉम्बिनेशन में हम दे रहे होते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी इसको मुकम्मल तौर पे हम रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि जब हम ट्रीटमेंट का यानी ट्रीटमेंट करना चाह रहे होते हैं तो क्या हमारा पर्पज होता है कि हम उसकी सुप्रे यानी वायरस के जो भी इफेक्ट यानी प्रोसीजर हो रहा है, रेप्लिकेशन का हो रहा है, ट्रांसमिट कोई भी हो रहा है, तो उसको हम सुप्रेस कर रहे होते हैं और बाकी जो इन्फ्लामेशन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम सुप्रेस कर रहे होते हैं, सिर्फ यानी कंट्रोल कर रहे होते हैं। मुकम्मल तौर पे हम उसको क्योरेबल यानी क्योर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट ड्रग जो है वो है अडीफोविर। ये इस अडीफोविर के बारे में मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। तो अडीफोविर क्या है, एक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट जो है ना इफेक्टिव ज़्यादा होती है और कुछ
यानी सम अदर डीएनए और आरएनए वायरस के अगेंस्ट भी जो इफेक्टिव होती है। तो इसमें काम क्या करना होता है कि ये जो है ना एस्ट्रेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइन या लिवर के अंदर होता है, इसको कन्वर्ट करता है ना इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर। जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फिर क्या होता है, यानी ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, विच हैज हाई अफिनिटी फॉर एचबी वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ अटैचमेंट की इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है। कहाँ पे होती है, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जाके जो है ना हेपेटाइटिस बी जो वायरस प्रोड्यूस कर रही है उस वायरस के साथ, उस वायरस के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जाके इसने अटैचमेंट शो करना है, यानी इसके साथ बाइंड हो जाना है। अब उसके साथ जब बाइंड होगी है तो आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा होता है, रेप्लिकेशन का वगैरह प्रोसीजर ये करवा रहा होता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर आगे फर्दर होना होता है। तो जब इसके साथ जाके ये बाइंड हो जाएगी तो ये इसका मतलब है कि आगे वाले स्टेप ब्लॉक कर देगी। तो ये जब ब्लॉक हो जाएगी तो आगे जो है ना वायरस की जो कॉपीज वगैरह रेप्लिकेशन वगैरह का प्रोसीजर हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको प्रोसीजर को हम सुप्रेस कर रहे होते हैं। अब उसके बाद एक और ड्रग है हमारे पास डिफोवीर के बारे में हमारे पास यही है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास यही ड्रग है यानी अडीफोविर। अच्छा, तो इसमें जो है ना अडीफोविर क्या होता है, अडीफोविर ने क्या करना होता है कि उसके सुप्रेस करना होता है, यानी इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट इनटू वायरल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि विच रिजल्ट टर्मिनेशन ऑफ डीएनए चेंज, जो डीएनए की चेंज है उसको जो है ना क्या करता है टर्मिनेट करता है और प्रॉपर तरीके से उसकी रेप्लिकेशन वगैरह वगैरह नहीं हो पाती। तो अडीफोविर जो है ना इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट ड्रग है आपको बताया है। और ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। किसके साथ, अगर ल्यूमिविडीन लेमिविडीन अगर लेमिविडीन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी है तो इसके अगेंस्ट भी हम इसको इस केस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर सॉर थ्रॉट हो गया, हेडिक है, वीकनेस है, जीआईटी पेन है या फ्लू लाइक सिंड्रोम वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये चंद एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है अडीफोविर जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग इस क्लास की थी उसके बारे में थे। अब नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस सी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। डीएनए हेपेटाइटिस सी वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में हमने पढ़ना है। तो इसके अंदर रिबाविरिन जो है ना इम्पोर्टेंट ड्रग है जो कि प्योरीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के तौर पे काम कर रही होती है। और इसने क्या करा है, न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। न्यूक्लियोसाइड आपको पता ही है कि ये जो है ना प्योरीन बेसिस नाइट्रोजन बेसिस बनाने में यानी उसको सिंथेसाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो इस वजह से ये जो है ना इस न्यूक्लियोसाइड को ही इसकी सिंथेसिस को ही या प्योरीन बेसिस की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर रही होती है। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो बनने वाला जो डीएनए होगा या आरएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर हो रहा होता तो वो प्रॉपर तरीके से यानी वो एबनॉर्मल टाइप का जो है ना प्रोड्यूस होगा। अब जब एबनॉर्मल टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है तो आगे जाके उसका बायोलॉजिकल यानी उसका कोई भी किसी किस्म का वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी वजह से वायरस के साथ जो है ना अपना प्रॉपर फंक्शन यानी उसकी रेप्लिकेशन का जो भी आगे प्रोसीजर हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाली ड्रग है रिबाविरिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एंटीवायरल ड्रग है, यानी ब्रॉड एक्टिविटी इसकी होती है इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस सी इसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए एंड बी दोनों के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मोनो एंड ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं इंट्रासेलुलर किसके जरिए, होस्ट सेल के काइनेज एंजाइम की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं। जब ये प्रोड्यूस होते हैं क्या ये इनहिबिट कर रहे थे किसको, यूटीपी सिंथेसिस और वायरल आरएनए सिंथेसिस की जो है ना सिंथेसाइज हो रहा होता है उसको जो है ना सिंथेसिस को इसने इनहिबिट करवाना होता है। अब उसके बाद इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसकी ओरल रूट के जरिए से जब हम दे रहे होते हैं बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ जो है ना 50% तक होती है।
यानी 50% तक होती है, तो ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक इकम्युलेट रहता है। तो इकम्युलेट रहता है, अगर हम किसी मतलब ड्रग थेरापी चल रही थी तो इस ड्रग को इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर अचानक से हमने मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो इसका इफेक्ट यानी इसकी इकम्युलेशन, इसकी रिमेन जो बॉडी के अंदर रहेगी वो कम से कम 1 मंथ तक रह सकती है। जब से हमने यानी थेरापी अगर डिसकंटिन्यू की है, उसके बाद 1 महीने तक जो है ना बॉडी के अंदर उसकी इकम्युलेशन यानी उसके रिमेन्स मौजूद होंगे। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट नॉट यूज अलोन, यानी इसको अकेला नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका एडवर्स इफेक्ट है, यानी हेडेक है, जीआई की प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद सीएनएस के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, टेट्रोजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो डिप्रेशन होती है, और अनीमिया वगैरह की ये कंडीशन प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस सी की इम्पोर्टेंट क्लास ड्रग एक इंटरफेरॉन है, इसको भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से हम तैयार कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या करें, स्पेसिफिकली बाइंड टू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर एंड इफेक्ट द वायरल रेप्लिकेशन प्रोसीजर, यानी उसके सेल के ऊपर जो सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद होगा, हमने ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस के ऊपर मौजूद हमने ग्लाइकोप्रोटीन 41 हमने पढ़ी है, तो वो क्या होती है, वो बिल्कुल ऊपर वाली कोटिंग जहाँ पे जाके वायरस के सेल ने अटैच होना होता है वहाँ पे मौजूद, तो इसलिए क्या करना है, स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होना होता है, उसके बाद उस वायरस का जो रेप्लिकेशन का प्रोसीजर है उसको ब्लॉक करना होता है। तो कैसे ब्लॉक है, ये मल्टीपल स्टेप के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। वह ड्रग है जो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल स्टेप के ऊपर इफेक्ट कर रही है, यानी सबसे पहले अटैचमेंट, यानी उसके बाद जब अटैच होगी तो उसके बाद पेनिट्रेशन का प्रोसीजर होना है, तो वहाँ पे उस पेनिट्रेशन को ब्लॉक करेगी, यानी वायरस के सेल को होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने दे रही होगी। दूसरा क्या होगा, तो वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस हो रही है उसको ब्लॉक कर रही होगी, ठीक है, ये हो गया और ये ब्लॉक हो गया। और तीसरा क्या है, असेंबली ऑफ वायरल पार्टिकल, यानी जब उसकी रेप्लिकेशन तैयार हो रही थी उसके बाद वो पैकेट की फॉर्म में यानी असेंबली की फॉर्म में तैयार हो रही थी, वो ब्लॉक कर रही होगी। और एंड पे उसके रिलीज को, यानी होस्ट के सेल से रिलीज होने के बाद वो जाके नए सेल को इफेक्ट करने जा रहे थे। तो ये जो है ना हमने देखा कि एट ए टाइम 4 स्टेप के ऊपर जो है ना ये इफेक्ट कर रही है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रही है। उसके बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेड इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रेस द वायरल डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, यानी उसकी जो वायरल के डीएनए या आरएनए यानी उसकी जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है उसको इसने ब्लॉक करना है। जब ये ब्लॉक हो गया तो इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन का प्रोसीजर ये इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन जो है ना क्या कर रहा है, अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास इंटरफेरॉन में इनहिबिट डीएनए और आरएनए वायरस, यानी इन दोनों वायरस को एट ए टाइम, चाहे आरएनए है चाहे डीएनए वायरस है, तो उनको इनहिबिट कर रहा होता है। उसके बाद ये आपको पहले भी बता दिया कि इंटरफेरॉन अल्फा 2A और 2B ये दोनों को हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कैसे, डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से हम इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल आईएम रूट के जरिए से या सबक्यूटेनियस रूट के जरिए से हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो यहाँ तक आज का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट हमने इसको इस्तेमाल, यानी जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो इम्पोर्टेंट क्लास के ड्रग्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और बेसिक उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैकेनिज्म पढ़ा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फीडबैक आप लोगों का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप बताएंगे अगर इम्प्रूवमेंट करने वाली है तो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर हम कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर बने ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।